अभी जैसे आपको पिछली क्लास में साहब ने खेती के बारे में, प्राकृतिक खेती के विषय में और ह्यूमस के बारे में, जीवांश कार्बन के बारे में कई सारी जानकारियाँ दी। देखिए, खेती होती है खेत से, जैसे हमने कहा कि बीज हम बोएंगे, ज़मीन में बोएंगे। सर ने कई सारी किसानों की समस्याएं बताई कि आपके खेत में इस तरह की समस्या आ रही है, बीमारी लग रहा है, उत्पादन लागत बढ़ गई है, जो आप उर्वरक दे रहे हैं उस हिसाब से क्रॉप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो हो क्या रहा है कि हमारी खेत जो भूमि है, जो ये ज़मीन है, वो बीमार हो चुकी है। बीमार होने का ये मतलब है, जैसे हम कहते हैं कि ये जो धरती माँ है, ये एक जीवित पिंड है। जीवित पिंड हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इस भूमि में नाना प्रकार के जीव उपस्थित हैं। कुछ आपको आंखों से दिखते हैं, कुछ आपको आंखों से नहीं दिखते हैं। वो इस भूमि में कुछ काम करते हैं। जो भी कार्बनिक पदार्थ आप देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, फसल अवशेष के रूप में हो या गोबर की खाद के रूप में हो, जो कुछ भी सड़ा कचरा, जो कुछ भी इंसान का कहते हैं ना कि जो खराब है हमारे लिए, जो हमारे लिए कूड़ा कचरा है, जो कुछ भी हम इस धरती को देते हैं, ये जीवाणु उसको अपने भोजन के रूप में तब्दील करते हैं। तो ये जो जीवाणुओं की संख्या है, इसमें अनंत है। कुछ की हमने पहचान कर ली है, कुछ की हम पहचान नहीं कर पाए, बट इनकी संख्या असंख्य है, मतलब हम गिन नहीं सकते इसको। तो ये धरती में कुछ काम करते हैं, और काम क्या करते हैं, जैसा कि बताया गया कि जो भी कार्बनिक पदार्थ आप मिट्टी में मिला रहे हैं, वो इसको ह्यूमस में तब्दील करते हैं। जो उदाहरण के रूप में बताया गया कि अगर आपको रोटी खानी है तो आपके पास आटा भी होना चाहिए, उसको गूंदेंगे आप, फ्यूल भी होना चाहिए, मतलब गैस चूल्हा भी होना चाहिए कि वो रोटी पके, तब जाकर के आपको वो रोटी मिले। तो ये जो जीवाणु हैं, एक तरीके की गृहिणी का काम करते हैं कि आपने इनको भोजन दिया है, उस भोजन को ये ह्यूमस में तब्दील करेंगे और तब जाकर के ह्यूमस बनेगा खेत में। तो अभी वर्तमान स्थिति में क्या हुआ है, आप इस चीज़ को बहुत भली भांति समझते हैं, आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि मिट्टी आपकी बीमार हो चुकी है। जो कुछ भी निवेश आप इस भूमि में लगा रहे हैं, उस हिसाब से मुनाफा, जो आर्थिक मुनाफा आप कहते हैं, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो बीमार हुई क्यों? क्योंकि जो जीवाणु इस मिट्टी में होने चाहिए थे, जिस संख्या में होने चाहिए थे, जो काम इनको सुचारू रूप से करना चाहिए था, वो काम वो कर नहीं पा रहे हैं। एक तो उनकी संख्या कम हो गई है, दूसरा हम उनको भोजन नहीं दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं, अगर मुझे दाल रोटी चावल ना दी जाए, या फिर अगर मैं बीमार हूँ और मैं दाल रोटी चावल नहीं खा पा रही हूँ, तो आप डॉक्टर हमें बाहर से सप्लीमेंट रेकमेंड करता है, कहता है कि आप जिंक की गोली ले लो, आयरन की टैबलेट ले लो, इस तरह की चीज़ें देते हैं। बट अगर जब तक मैं अपना खान पान ना सुधारूं तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। इसी तरीके से इस भूमि का खान पान सुधर नहीं पाया है। हम ऊपर से सप्लीमेंट देते हैं, मतलब हम ऊपर से उर्वरक देने की कोशिश करते हैं कि भूमि हमारी ठीक हो जाए, बट वो ठीक नहीं हो पा रही है। तो हमें क्या करना है, इस मिट्टी में जो जीवाणु हैं उनकी संख्या हमें बढ़ा देनी है, और दूसरा, इनको हमें भोजन भी पर्याप्त मात्रा में देना है। क्योंकि वही, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी कार्बनिक पदार्थ आज खेत में बच जाता है या रह जाता है, वो सड़ नहीं पाता है। आपने इस चीज़ को देखा होगा, पहले ज़माने में, पहले ज़माने क्या, आज से 10, 20, 50 साल पीछे चले जाएं आप, तो हर गांव के हर लोग खेत में ही जाते थे शौच क्रिया करने। जाते थे कि नहीं? खेत में ही जा रहे अपना मल विसर्जित करने, हर दिन वो जा रहे हैं। बट अगले दिन जाते थे तो वो जहाँ पे वो अपना मल विसर्जित करके आते थे, वहाँ पे वो उनको मिट्टी बना हुआ दिखता था। चाहे आप गोबर भी देख लें, अगर खेत में पड़ा हुआ है तो वो अगले दिन मिट्टी बन जाता था। कोई जानवर अगर आसपास मर गया है तो वो 2-3 दिन में सड़ जाता था। ये बात इस चीज़ को दर्शाती थी कि उस मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या अच्छी थी, पर्याप्त थी, कि वो उस क्रिया को कर पा रहे थे और उसको मिट्टी बना पा रहे थे। बट आज क्या होता है, चाहे आप कहीं मल विसर्जित करके आ जाओ, चाहे आप कहीं कूड़ा कचरा खेत में छोड़ के चले आओ, वो उसी प्रकार से पड़ा रहेगा, वो सड़ गल नहीं पाता है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वो जीवाणु जो वहाँ पे काम करते थे, प्राकृतिक रूप से उनका एक काम था, वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी संख्या कम है, तो वो काम वो नहीं कर पा रहे, तो ह्यूमस बनने की क्रिया नहीं हो पा रही है। तो अब इन जीवाणुओं को हमें ऐसे जगह से ला करके अपने खेत में वापस से पुनर्स्थापित करना है जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि हमारे खेत में, हमारे खेत की भूमि में तो वो है नहीं। तो हमें ये मिलेंगे कहाँ पे? प्रश्न ये आता है ना, कि जीवाणु हमें बढ़ाने हैं मिट्टी में, तो हम उनको कहीं से तो लाएंगे, कहीं से तो उनको बनाएंगे और मिट्टी में वापस डालेंगे ताकि वो अपना काम शुरू कर पाएँ। तो ये जीवाणु हमें मिलेंगे कहाँ से? अब मैं जीवामृत पे आ रही हूँ। जीवामृत के विषय में पूरी समग्र जानकारी कि इसका विज्ञान क्या है, इसको हम बनाते कैसे हैं, ये काम क्या करता है मिट्टी में, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा कि जीवाणु आपको ले करके आने हैं कहीं से, और ले करके आप कहाँ से आएंगे? जहाँ पे इनकी जो
संख्या है वो पर्याप्त है या बढ़िया है या अच्छी है। तो इनकी संख्या आपको अच्छी कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे हम आम इंसान की दखल अंदाजी नहीं है। जैसे मैं आपको 2-3 साल पीछे ले जाऊं, जब कोरोना का समय आया था, कोविड का समय आया था, 2 साल सब कुछ बंद हो गया था, सारी इंडस्ट्री, सब कुछ। इंसान को अपने घर में बंद रहना था, उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। तब आपने न्यूज़ में ये चीज़ सुनी होगी कि उत्तराखंड के पहाड़ दिखने लग गए, पोल्यूशन इतना कम हो गया कि उत्तराखंड के पहाड़ दिखने लग गए, हिमाचल के पहाड़ दिखते थे। इसका मतलब ये है, ये चीज़ इस बात को दर्शाती है कि हम जहाँ पे अपनी उपस्थिति दिखाते हैं वहाँ की प्रकृति खराब हो जाती है। तो सेम यही है कि ये जीवाणु जहाँ पे हम हैं वहाँ पे इनकी संख्या कम है, बट हमें ये मिलेंगे कहाँ पे? जहाँ पे हमारी और आपकी दखलंदाजी न्यून है, मतलब कम है, एकदम न्यूनतम है। वो जगह है जंगल। या तो आप जंगल जाएं, या तो फिर आपके आसपास का ज़रूर ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत घने होंगे, वहाँ पे आपका आना जाना बहुत कम होगा। तो वहाँ की जो मिट्टी होगी, वहाँ की जो प्रकृति होगी, वो संपन्न होगी। इसको आप इस बात से समझिए कि वहाँ जो पेड़ पौधे हैं वो तो हमने लगाए नहीं। जंगल में कोई भी पेड़ का बीज आपने लगाया है? नहीं, वो चिड़ियों द्वारा, प्रकृति द्वारा वो बोया गया है। वहाँ की धरती इतनी संपन्न है कि वो उसको पाल ले रही है। और इस बात को इस बात से भी समझिए कि वहाँ पे किसी भी प्रकार के कीट, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती, ना आपको पानी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो संपन्न है। संपन्न मतलब वहाँ की भूमि जीवित है, एक जीवित पिंड है। जीवाणुओं की संख्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो या तो आप मिट्टी वहाँ से लेकर के आएँ, क्योंकि जीवामृत जब आप बनाने जाएंगे तो इसका सबसे पहला जो निवेश है या सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ है वो है मिट्टी। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। उस मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या अच्छी होनी चाहिए। अगर आप मिट्टी सही नहीं लाते हैं, फिर आप जीवामृत बनाते हैं, तो या तो वो सही बनेगी नहीं, या तो देर से बनेगी। तो अगर जीवामृत कोई किसान बना रहा है तो उस विज्ञान को पूरे समग्रता से समझें, आधा अधूरा नहीं। जैसे अभी कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की मिट्टी, बरगद का पेड़ के नीचे की मिट्टी आप ले आएँ, बताया जाता है ना ये चीज़। अब इस बात, जैसे ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान मिला आपको। कहा गया कि बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी आप ले आएँ और उसको आप ड्रम में डाल दें। अब इस बात को इस बात से समझिए कि वो बरगद का पेड़ आपके गांव के आसपास किसी क्षेत्र में है और वहाँ पे रोज़ झाड़ू लग रहा है, रोज़ सफाई हो रही है, या आसपास खेती हो रही है, तो केमिकल्स जा रहे हैं, झाड़ू लग रहा है, तो कार्बनिक पदार्थ वहाँ पे बन ही नहीं रहा है। मिट्टी वहाँ की ठोस है, मिट्टी आपको खोदनी पड़ रही है, तो उस मिट्टी में जीवांश होगा कहाँ से? जीवाणु होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जीवाणु मतलब मिट्टी की पहचान आपको अच्छी होनी चाहिए और आप अच्छे जगह से लेकर के आएँ। ऐसा कोई घनादार वृक्ष हो, सिर्फ बरगद का पेड़ ना हो, कोई भी घनादार वृक्ष हो जिसके नीचे पत्तियां, टहनियाँ, फूल, फल जो कुछ भी है वहीं गिरते हैं और वहीं पे वो सड़ते हैं, और हम आम इंसान की दखलंदाजी कम है। तो वहाँ जब 2-3 इंच की जब पत्तियां आप हटाते हैं तो मिट्टी आप देखते हैं भुरभुरी है ना। एक मिट्टी में उस एक रंग होता है, उसमें पानी रोकने की क्षमता होती है, तो वो मिट्टी संपन्न होती है। तो या तो आप वहाँ से मिट्टी लेकर के चले आएँ, या तो फिर आपको यहाँ चिरगांव के विद्यालय में जीवामृत का कल्चर मिल जाता है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर झांसी में सरकट डोंगरी फार्म है, वहाँ से भी आप कल्चर लेके जा सकते हैं। या तो आप मिट्टी ले आएँ या तो आप कल्चर ले आएँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जीवाणु ला करके आपने 200 लीटर के ड्रम में डाल दिया। मान लो आप प्राकृतिक खेती वाले किसान हैं और आप उस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो जैसे कि बताया गया कि कार्बनिक पदार्थ आपके खेत में होना चाहिए और उसको ह्यूमस बनाने के लिए जीवाणु आपके खेत में होने चाहिए। ये जीवाणु आपके खेत में नहीं है तो आप इनको बाहर से बना करके लेके आए हो। तो इस 200 लीटर के ड्रम में आपने 5 किलो जंगल की अच्छी मिट्टी या किसी पेड़ के नीचे की अच्छी मिट्टी ला करके आपने इसमें डाल दिया। अब इन जीवाणुओं की संख्या को आपको बढ़ाना है, क्योंकि इनका प्रयोग आपको अपने खेत की मिट्टी में करना है। तो इनको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? आप भोजन देंगे ना, जीवाणु हैं, कुछ तो खाते होंगे। तो आप 200 लीटर के ड्रम में 5 किलो आपने मिट्टी डाली और 180 लीटर तक आपने इसमें पानी भर दिया। अब पहले दिन जिस दिन आप इसमें जीवाणु डालेंगे, मतलब मिट्टी डालेंगे, उस दिन आपको 5 किलो आटा और 5 किलो गुड़ भी डाल देना है। भोजन आप इसलिए दे रहे हैं ताकि उनकी संख्या बढ़े, है ना। और जैसे बताया तो जाते, ये 200 लीटर का ड्रम 10 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। बट कोई किसान है, उसके पास ज़मीन कम है, तो उसके लिए मैंने लिखा है कि अगर कोई ऐसा किसान है जिसके पास 1 या 2 एकड़ की ज़मीन है, तो वो बनाए 200 लीटर के ही ड्रम में। ड्रम को कभी आपको छोटा नहीं करना है,
ये कि आपकी ज़मीन कम है, कम बनाना है तो ड्रम आपने काट करके छोटा कर दिया, ये नहीं। उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी कि क्यों। तो आपको 1 या 2 एकड़ का कोई अगर किसान है तो वो 50 लीटर जीवामृत बनाएगा, यानी 50 लीटर तक कल्चर तैयार करेगा। 2 महीने लगेंगे, उसको 7 किलो भोजन देना है। अब ये जो 7 किलो भोजन आप देंगे, या तो आप सिर्फ चीनी दे सकते हैं, या तो सिर्फ आप गुड़ दे सकते हैं, या तो उसको चीनी और आटे में भाग करके दे सकते हैं। मतलब समझे आप कि अगर कोई किसान 1 या 2 एकड़ वाला है किसान, उसको सिर्फ 50 लीटर जीवामृत बनाना है। 2 महीने में उसको 7 किलो भोजन देना है उस 50 लीटर कल्चर में। तो चाहे आप 7 किलो को पूरा चीनी दे दें, या 7 किलो पूरा आप गुड़ दे दें, या तो 7 किलो को आप भाग दे दें, उसमें कुछ गुड़ और कुछ आटा दे दें आप। आटा बेसन, अब जैसे इन्होंने कहा आटा या बेसन, इनके दिमाग में एक चीज़ फीडिंग की गई है। जब भी इन्होंने जीवामृत के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कहीं से, तो इनको बताया गया होगा कि आटा नहीं, आपको बेसन का प्रयोग करना है क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। इस बात को आप इस बात से समझिए कि ये जीवाणु हैं, ये आँखों से नहीं दिखते हैं और इनका कोई मुँह नहीं है, इनकी कोई समझ नहीं है। अब ये जीवाणु आपने डाल दिए, अब आप इनको आटा दो चाहे बेसन दो, इनको तो आप भोजन दे रहे हो, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो। अगर साइंटिफिक टर्म में आप समझो, टेक्निकल रूप से समझो, तो आप इनको कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो। तो ये इस बात में अंतर नहीं कर पाते कि आप इनको बेसन दे रहे हो तो हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे, या फिर हम इनको आटा दे रहे हैं तो हम कम ग्रो करेंगे। इनको भोजन से मतलब है, इनको कार्बोहाइड्रेट से मतलब है। तो चाहे आप आटा दें, या फिर आप पूरा पूरा गुड़ ही दे दें, या पूरा पूरा चीनी ही दे दें, या फिर आटा और चीनी में इसको डिवाइड कर दें, या आटा या गुड़ में इसको डिवाइड कर दें। इनको भोजन चाहिए, इनको भोजन मिलेगा, इनकी संख्या बढ़ेगी। तो 1 या 2 एकड़ वाला किसान ऐसा काम करेगा। जिसके पास 3 से 5 एकड़ है ज़मीन, तो वो 100 लीटर जीवामृत बनाएगा और 2 महीने में उसको 14 किलो भोजन देना है। या तो आप रेगुलरली दें, या तो एक ही बार में डाल दें। और जो 6 से 10 एकड़ वाला किसान है, उसको 200 लीटर का ड्रम ऐसे तैयार करना है और उसको 28 किलो भोजन देना है। अब मैंने कहा कि ये जो जीवामृत आप बना करके तैयार करेंगे, इसको आप 200 लीटर के ड्रम में ही तैयार करेंगे, कम में नहीं तैयार करेंगे, और हमेशा कच्चे फर्श पे ही तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीवाणु हैं, जीव हैं, इनका आप संवर्धन कर रहे हैं। इसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसिट्स, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, कुछ को हम नहीं कर पाए हैं। तो इनकी संख्या लाखों में है। तो अगर ये छोटे ड्रम में आप बनाते हो और आपके आसपास कोई जानवर है, मतलब घर पे बनाया है आपने या खेत में बनाया है आपने, तो गाय ना पी जाए, बकरी ना पी जाए, कुत्ता ना पी जाए, अगर वो पी गया तो वो मर सकता है। इसलिए ये हमेशा ड्रम जब भी आप बनाएं तो 200 लीटर के ड्रम में ही बनाए जीवामृत, ठीक है। और इसको समय समय पे हिलाते रहें ताकि ऑक्सीजन का थोड़ा संचार होता रहे, वायु का संचार होता रहे, जीवाणु उसमें बेहतर तरीके से फंक्शन कर पाए। तो देखिए ये मेरे सामने 200 लीटर का जीवामृत का ड्रम बन करके तैयार है। अब ये बन गया है, बट इसकी पहचान क्या होगी? आपने पूरी प्रक्रिया अपना ली, आप मिट्टी भी लेकर के ले आए, आपने गुड़ या चीनी या आटा जो कुछ भी भोजन था वो भी आपने अच्छे से दे दिया, बट इसकी कुछ पहचान भी तो होनी चाहिए ना, कि आप इस बात को समझ पाए कि जो जीवामृत आपने 2 महीने तक बनाया है वो बन के तैयार हो गया है। तो उसकी पहचान ये है कि ये रंग देख रहे हैं आप, कैसा रंग है ये? मटमैला, संतरे के जूस जैसा। ये जब जीवामृत मैच्योर हो जाता है, मतलब बन जाता है, तो इसमें से एक तीक्ष्ण गंध आती है। तीक्ष्ण गंध का मतलब है कि जब दही होती है, दही जब बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है तो एक महक आती है ना, एक गंध आती है ना, वो गंध आएगी आपको, ठीक। एक गाढ़ापन सा लिए रहेगी, ये लिक्विड एक गाढ़ापन सा लिए रहेगी, और ये इसको आप छुएंगे ना। अब जैसे ये धूप में रखा हुआ है, लोग सवाल करते हैं कि इसको हमें छांव में रखना है कि हमें इसको धूप में रखना है, ये धूप में जीवाणु मर जाएंगे कि नहीं। आप अगर कोई आना चाहे इसके बाद जब बता दूं मैं, इस जीवामृत के ड्रम में आप हाथ डाल के देखिएगा, इसका टेम्परेचर कम रहेगा। ये मैं अभी ठंड की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं ठंड की बात नहीं कर रही हूँ, गर्मी में भी आप बनाओगे, इसको बाहर रखोगे और इसमें हाथ डालोगे आप, तो इसका टेम्परेचर कम ही रहेगा, गर्म नहीं रहेगा ये पानी। क्यों? क्योंकि ये जीवाणु हैं, इन्होंने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है। यही काम वो मिट्टी में भी करते हैं, ठीक। तो ये जीवामृत बन करके तैयार हो गया आपका, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, आपने पहचान भी कर ली कि अब ये मैच्योर हो चुका है, इसमें गंध भी आ रही है, मटमैला रंग भी धारण कर चुका है, एक चिकनाहट सी है, जो हाथ धुलने पे वो चिकनाहट या वो जो गंध है वो जा नहीं पा रही है। तो अब ये तैयार हो गया है।
अब आपको उसका प्रयोग करना है अपनी खेती में। प्रयोग करने से पहले इस बात को समझिए कि जीवामृत हम बना क्यों रहे हैं। जैसे हमने कहा कि जीवामृत हम बना क्यों रहे हैं, जीवाणु हमारे खेत में खत्म हो चुके हैं, अभी काम क्या करते हैं। मतलब जैसे प्रयोग करने से पहले आप इस बात को तो समझिए कि आप बना क्यों रहे हैं उस बात को। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जीवामृत आपका ड्रम, मतलब जीवामृत का ड्रम आपने बना करके तैयार कर लिया, इसकी पहचान क्या है। अब इसकी प्रयोग विधि पहले बता देते हैं कि इसको प्रयोग आप खेत में करेंगे कैसे, क्योंकि मिट्टी से आप जीवाणु लेकर के आए हैं, मिट्टी में ही इसका प्रयोग होगा। इस बात को ध्यान से समझ लें आप। जीवाणु जो आप लेके आए हैं, जंगल की मिट्टी से लेके आए हैं आप, तो ये काम करेगी कहाँ पे, इनको वापस इनके स्थान पे ही तो पहुँचाना है ना। तो इनका स्थान मिट्टी में ही है, इसको कभी भी फसलों के ऊपर छिड़काव नहीं करना है। ठीक, अब इसका सबसे बेहतरीन समय क्या है, कब प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन समय है इसका बारिश में। बारिश में क्यों, क्योंकि आपके खेत में 1-2 इंच पानी भरा रहता है, और ये जो जीवाणु आप अपने खेत में पहुंचा रहे हैं, इनके हाथ पैर तो है नहीं, इनको मूवमेंट करने के लिए, यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। तो पानी एक माध्यम है। तो अगर आपके खेत में बारिश के समय पे जब 1-2 इंच पानी भरा हुआ है, तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई 1 एकड़ का किसान है, तो उसको 1 एकड़ के लिए मात्र 20 लीटर जीवामृत निकालना है। एक बाल्टी में आप 20 लीटर जीवामृत इसमें से निकालें और फिर अपने खेत पे जाएं, पानी भरा हुआ है, जगह जगह मग से जीवामृत छिड़का करके चले आएँ। पानी के माध्यम से वो पूरे जीवाणु आपके खेत में पहुंच जाएंगे। और अगर कोई किसान है, मान लीजिए कि वो बारिश के समय पे जीवामृत का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो वो रबी सीजन में इसको जीवामृत डालेगा। कैसे, 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद ले, 1 एकड़ किसान के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है आपको, उसमें 20 लीटर जीवामृत को मिलाना है, अच्छे से बढ़िया से मिला देना है, और जुताई से ठीक पूर्व आपको अपने खेत में बिखेर देना है और पीछे से जुताई कर देनी है। अब इस बात को समझिए, आपकी जो जीवाणु आपने बनाए हैं 2 महीने बन के, तो वो तैयार हो गए हैं। इसको जितना जल्दी आप खेत की मिट्टी में पहुंचाएंगे, ज़मीन में पहुंचाएंगे, उतना जल्दी वो अपना काम करना शुरू कर देगा। जैसे एक नई नवेली बहू होती है, दुल्हन होती है, किसी पराये घर पे जाती है, मतलब रहने जाती है, तो उसको 1-2 हफ्ता 10 दिन लगते हैं ना समय उस घर में एडजस्ट होने के लिए। सेम इसी प्रकार से इस जीवाणुओं को भी थोड़ा समय चाहिए होता है। तो आप इनको थोड़ा समय दें, भोजन दें, मतलब इनका कार्बनिक पदार्थ भोजन होता है, उनको भोजन दें और इनको पहुंचाएं आप, तो ये अपना काम वहाँ पे सुचारू रूप से करना शुरू कर देते हैं। तो जुताई से जितने जल्दी पहले, मतलब जुताई कर दें पीछे से आप, ये जीवाणु जितने जल्दी आपने खेत में पहुंचा दिए उतना बेहतर है। तो अगर कोई बारिश के समय पे यूज़ कर रहा है तो इसको सिर्फ बाल्टी के माध्यम से पूरे खेत में फैला सकता है, या फिर अगर कोई किसान रबी में यूज़ कर रहा है तो खेत में नमी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, तब आप इसको 20 लीटर खेत में फैला दें, वो गोबर की खाद में मिला करके बिखेर दें और पीछे से जुताई कर दें, और जिस हिसाब से आप बुवाई करते हैं उस हिसाब से बुवाई आप कर दें। अब जीवामृत आपने बनाया, इसका प्रयोग अपने खेत में कर लिया। अब ये काम क्या करता है, ये काम ये करता है कि जो जीवाणु आपने भेजे हैं और जो कार्बनिक पदार्थ आप देंगे, वो दोनों मिल करके ह्यूमस बनाएंगे। अभी साहब ने आपको पिछले क्लास में बताया कि ह्यूमस बनाने की प्रक्रिया तेज कर देंगे। और दूसरा क्या है, जो जीवाणु आपने भेजे हैं वो एक तरह के लाभदायक जीवाणु हैं। इसमें जीवाणु वैसे दोनों तरह के हैं, बट मुख्यतः इसमें लाभदायक जीवाणु ज़्यादा हैं। मिट्टी में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, वो बीमारी आपकी फसल में दिखती है। मतलब मिट्टी दूषित है या मिट्टी बीमार है, उसके लक्षण आपको फसल के ऊपर दिखते हैं। तो सबसे पहला काम ये क्या करता है कि ये जो जीवाणु आपने भेजे हैं, ये हानिकारक जीवाणुओं पे एक संतुलन बनाता है, उनको हावी नहीं होने देता है, तो भूमि जनित रोग नहीं होता है। ह्यूमस बनने की प्रक्रिया अगर शुरू हो गई, तो जैसे अभी आपको बताया जाता है कि आपको उर्वरक डालने हैं, पोटाश डालना है, फॉस्फोरस डालना है, जिंक डालना है, सल्फर डालना है, इस तरह के आपको उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान से समझिए। कोई किसान धान, गेहूं, गन्ना, आलू ऐसी कोई फसल लगाता है, ऐसा कोई बीज लगाता है जिसमें उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसको न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो किसान यूरिया का प्रयोग करे। जैसे वो यूरिया डालता है उस हिसाब से अपने खेत में यूरिया डाले, बट उसको DAP, फॉस्फोरस, जिंक, सल्फर ये सब देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जीवामृत का प्रयोग अपने खेत में करना शुरू कर रहे हैं तो।
और धान, गेहूं, गन्ना के अलावा जैसे राई है, अलसी है, चना है, मटर है, मसूर है, इस तरह का कोई किसान है तो उसको यूरिया देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये कम क्रॉप है ना, इन सब में भी ज़रूरत नहीं है आपको, पोटाश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बनाया है आपने जीवामृत, जीवाणु जो हैं इस मिट्टी में, जैसे हम कहते हैं NPK, बात मत करिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, पोटाश हम नहीं देते हैं, बस हम यूरिया और DAP पे ही ज़्यादा फोकस रहता है। यूरिया देना है क्योंकि पौधे की बढ़वार के लिए यूरिया ज़रूरी होती है। अगर पौधा ही नहीं बढ़ेगा, किसान का देखिए नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से, तो पौधे के बढ़वार के लिए तो आपको नाइट्रोजन देना ज़रूरी है, बट पोटाश की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर साल आप पोटाशियम यूज़ करते हैं, पोटाश यूज़ करते हैं, DAP यूज़ करते हैं। जितनी प्रयोग होनी चाहिए, मतलब जितना आपने डाला है उसका 20 से 30% फसल ले लेती है, बट बाकी DAP पोटाश के रूप में इस मिट्टी में ही उपस्थित है, अनसॉल्युबल फॉर्म में उपस्थित है, मतलब वो अब यूज़ नहीं हो पा रही है। तो ये जीवाणु जब उस खेत में जाते हैं तो उसको सॉल्युबल कर देते हैं, मतलब उस फसल के लिए वो प्रयोग में आने लगती है। तो आपको इसी वजह से पोटाश देने की या DAP देने की ज़रूरत नहीं है, यूरिया देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ह्यूमस बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, और ह्यूमस अपने आप में सब कुछ है। अगर आपकी भूमि में ह्यूमस बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जैसा कि बताया गया कि अभी वर्तमान स्थिति में जीवांश कार्बन या ह्यूमस 0.3% है। जब आपने जीवाणु पहुंचाए अपने खेत में जीवामृत के माध्यम से, जिस दिन आपने खेत की मेड़ बनाई ताकि पानी, बारिश का पानी बरसेगा तो वो बह के ना जाए, वहीं खेत में रुके, खेत की मेड़ों पे अपने पेड़ लगाने शुरू कर दिए तो कार्बनिक पदार्थ वहीं गिरेगा, तो क्या होगा, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, एक साइकिल शुरू हो गई, चक्र शुरू हो गया। और फिर ये ह्यूमस क्या काम करेगा कि आपको बाहर से कुछ भी उर्वरक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे जो जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 रह गई है, वो धीरे धीरे 0.4, 0.4.2, मतलब वो धीरे धीरे 1% की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जो भूमि जनित रोग है, फसल में जो भूमि जनित रोग लगता है, वो भी एक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो प्राकृतिक खेती के बारे में जब भी आप सुनते हैं, जैसे अभी सरकार की नीतियाँ, पॉलिसीज, कई सारी सरकार भी किसानों को प्रेरित कर रही है, कह रही है कि अब जैविक खेती की तरफ बढ़ो आप, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ो आप। प्राकृतिक खेती की समग्रता बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है। प्राकृतिक खेती का मतलब ये नहीं है कि आपने जीवामृत बना दिया और खेत में प्रयोग कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपने जीवामृत इस साल बना करके डाल दिया तो अगले साल आप केमिकल का प्रयोग करेंगे, नहीं। जो जीवाणु आप अपने खेत में पहुंचाए हैं, आपको व्यवस्था करनी है कि वो जीवाणु आपके खेत में निरंतर बने रहें। कितना दिन में डालना है, एक बार प्रयोग करना है जुताई से ठीक पहले। जैसे बारिश में आपने डाल, जैसे आपके खेत की मिट्टी खराब है, 0.3% जीवांश है, तो आपने बारिश में डाल दिया, एक बार आप रबी में भी डाल दें, बुआई करने से ठीक पहले। जैसे नहीं, हमने पहले ही आपसे कहा कि बुआई से ठीक पहले, सिंपल सी बात है कि बीज लगाने से ठीक पहले जितने जल्दी आपने इनको पहुंचा दिया, उतने जल्दी अपना काम सुचारू रूप से शुरू कर देंगे। तो सिर्फ जीवामृत बना करके डाल देने से काम खत्म नहीं होने वाला, मेड़ भी बनानी है, पेड़ भी लगाना है, प्रकृति के साथ, धरती माँ के साथ, भगवान के साथ वो प्रेम, वो भाव आपको बनाए रखना है। ये नहीं कि जीवामृत बना के डाल दिया फिर अगले साल आप केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, तब जो जीवाणु आपने भेजे वो तो फिर वहीं खत्म हो जाएंगे। तो आपने इतना बड़ा ड्रम बनाया, हमेशा कोशिश करें कि 10-20 लीटर बचा के रखें, ताकि आपको दोबारा जंगल ना जाना पड़े, दोबारा आपको यहाँ से कल्चर ना लेना पड़े। 10-20 लीटर आपका बचा हुआ है तो दोबारा से पानी डाल दें और दोबारा से भोजन दे दें, वो फिर से बनना शुरू हो जाएंगे। तो प्राकृतिक खेती में आपको बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे आयामों को साथ में लेके चलना है। सिर्फ जीवामृत नहीं है, सिर्फ संजीवनी खाद नहीं है, सिर्फ खेत की मेड़ बना दी उतना काफ़ी नहीं है, मेड़ पे पेड़ भी होने चाहिए। रसायनों से आपको दूर होना पड़ेगा। अगर यूरिया प्रयोग करते हैं आप तो 2-3 साल तक आपको लगातार यूरिया प्रयोग करना पड़ेगा। जब एक बार मिट्टी सुधर जाएगी, मिट्टी में पौष्टिकता आ जाएगी, मिट्टी की फर्टिलिटी ठीक हो जाएगी, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि उस मिट्टी में केचुए आना शुरू हो गए हैं। आपको ये आंखों से दिखना शुरू हो जाएगा 1-2 साल। ये एक दिन की क्रिया नहीं है। मिट्टी हमने खराब की है, इतने साल हो गए ना, तो आप चाहेंगे कि आज ही की आज ही और मिट्टी ठीक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ये किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। तो जीवामृत को आपको एक बार प्रयोग करना है। कोविड का वैक्सीन लगा था एक बार, ऐसा तो नहीं लगा था कि हर 10वें दिन आप गए थे इंजेक्शन ठुकवाने, नहीं, एक बार लगा था। वैक्सीन लगती है सिर्फ एक बार,
इसी तरीके से ये जो जीवाणु है आपको पहुंचाना है एक बार। अगर मिट्टी कमजोर है तो जब जब फसल बोएंगे आप, उसके पहले आप 1-2 बार इसका प्रयोग कर दें। पानी के साथ बहाना नहीं है। मिट्टी में जैसे अगर पानी भरा हुआ है खेत में बारिश के समय पे तब तो ठीक है, बट जो कहते हैं ना कि सिंचाई के साथ आपको हर सिंचाई के साथ पानी देना है, नहीं। अगर हर सिंचाई के साथ आप 200 लीटर का ड्रम फैलाएंगे तो कितने बार आपको बनाना पड़ेगा, कितने ड्रम आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये 200 लीटर का ड्रम कितने 10 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। एक बार जब ह्यूमस बनने की क्रिया शुरू हो जाएगी तो जो हम 17 तरह के पोषक तत्वों की बात करते हैं उस मिट्टी में सब कुछ आ जाएगा। मिट्टी को कहीं से भी आपको सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, जिंक, सल्फर, आयरन सब कुछ मिलने लगेगा। मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। तो जहां आपको 4 पानी लगा कर 5 पानी लगा करके आप फसल काटते हैं, वहाँ 2 पानी में ही आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने अभी जो आपको जीवामृत के विषय में जितनी भी जानकारी दी, उसके समग्र विज्ञान के बारे में जो कुछ भी बताया, आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज ये बता दीजिए।